प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका परीक्षार्थी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज जो एग्जाम हुआ था एमपी पुलिस 2023 उसका सामान्य ज्ञान का एनालिसिस। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है। मैं जिस तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नदियों से लगातार प्रश्न आया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। आप मेरा एक वीडियो नदी से संबंधित देख सकते हैं, उसमें सारी नदियां उसके उद्गम से लेकर उसके प्रवाह से लेकर उसके किनारे बसे शहर से लेकर उस पर बनी परियोजना से लेकर सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और निरंतर 3 से 4 प्रश्न डेली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम में। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और एक प्रश्न ये बताना चाहूंगा कि भारत की 5 सबसे लंबी नदियों में सबसे पहला नाम किसका है? गंगा। दूसरा नाम किसका है? गोदावरी। तीसरा नाम किसका है? कृष्णा। चौथा नाम किसका है? यमुना। पांचवा नाम किसका है? तो नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। लंबाई इनकी पूछी जाए तो गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। गोदावरी की नदी की लंबाई पूछी जाए 1465 किलोमीटर। कृष्णा की पूछी जाती है 1400 किलोमीटर। यमुना की पूछी जाती है 1375 किलोमीटर और नर्मदा की पूछी जाती है 1312 किलोमीटर। ये आपके प्रश्न आप एग्जाम में बना सकते हैं। गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के बाद आपके झारखंड, बिहार, इस प्रकार से राज्यों में प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रश्न पूछा गया है, युद्ध से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। 1526 में हुए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, पानीपत जो है हरियाणा में एक जगह है। क्या है? पानीपत हरियाणा में एक जगह है, मैदान है। पानीपत एक जगह है जो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, जो कि कहां से आया था? काबुल से आया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? दिल्ली सल्तनत का जो था लोदी वंश का शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक, या कह सकता हूं दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और केवल नींव रखी थी बल्कि भारत से दिल्ली सल्तनत का या सुल्तानों का काल भी हटाया था। ठीक है, और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ध्यान रहे इस बात का, इब्राहिम लोदी मध्यकाल में युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक था। तो मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ये कह सकता हूं लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, और ये हुआ था आपका पराजित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं आगे। अब दूसरा प्रश्न भी ये पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अब ध्यान रखना, पानीपत वही बात हो गई, हरियाणा में जगह है। पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ और पानीपत में ही तीसरा युद्ध हुआ। जगह एक है, समय अलग अलग है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था 1526 में पहला, ये हुआ था 1556 में दूसरा, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जो कि आज ही थर्ड शिफ्ट में इसका प्रश्न आ चुका है कि अकबर ने हेमू को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में। इसके बाद में ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो युद्ध से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए कल के कल जो है नदियों से संबंधित एक टॉपिक, नदियों के बाद में युद्ध से संबंधित एक टॉपिक
एक झीलों से संबंधित एक टॉपिक, एक बांधों से संबंधित एक टॉपिक, एक नृत्य से संबंधित टॉपिक। ये कल के कल आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। आप YouTube पर परीक्षार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या हो गया, पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया। कब हुआ था ये, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर ने पराजित किया था किसको, हेमू को पराजित किया था। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने लड़ाई लड़ी थी। चौथा प्रश्न ये है पीएनबी। पीएनबी जो है भैया, पीएनबी की बात कर रहा हूं मैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है, तो नाम सुना होगा आपने, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की है, जब भारत में क्या चल रहा था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 के बाद में 1905 में, इस बीच में 1894 में 95 में क्या हुआ था, पीएनबी की स्थापना लाला लाजपत राय के सहयोगों से उनके द्वारा की गई है। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन भारत में धीरे धीरे बढ़ रहे थे तब जाकर आपको पता होगा लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी को। क्या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ध्यान रहे, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, पंजाब केसरी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ जाता हूं मैं। ठीक है, एक और प्रश्न आया, नदियों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। अजमेर से संबंधित प्रश्न आया है, तो अजमेर के बारे में जो है, अजमेर से संबंधित प्रश्न है तो वो लूनी नदी इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका लूनी नदी से। लूनी नदी के बारे में इसके एक और प्रश्न आया था कि कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो वो लूनी नदी है, या लूनी नदी जो है कच्छ के किस क्षेत्र में गायब हो जाती है, वो प्रश्न आया था आपका। ठीक है, छठा प्रश्न और आगे मैं बढ़ता हूं, कौन सा प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न आया है, भारत के 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, भारत के 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। और ध्यान रखना, साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के। किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के। ध्यान रखना, 1 रुपए की नोट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और 1 रुपए से अधिक के नोट की अगर बात करें हम, अगर 10,000 का भी नोट चलता होगा तो वो कौन, आरबीआई। ठीक है ना, लेकिन 1 रुपए के नोट की बात करेंगे तो कौन जारी करता है, उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट टाइम भी कल ही मैंने लाइव क्लास में जो सेशन चला था, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था, साइंस हो, रीजनिंग हो, ठीक है, आपका जीके हो, उसमें मैंने बताया था हर्ष के बारे में। ध्यान रखना, क्या प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन किसके मरने के बाद में उसने गद्दी संभाली थी या सिंहासन संभाला था, तो अपने भाई राज्यवर्धन सिंह के मरने के बाद उसने सिंहासन संभाला था। वही यह प्रश्न मैंने कल भी आपको बताया था कि चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और वो आज पूछ लिया गया है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था किसके, वो आया था हर्षवर्धन के। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन कहां का शासक था, तो हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज का शासक था। हर्षवर्धन की मैं बात कर रहा हूं। और भारत में कितने वर्ष तक रहा था, ये लगभग 15 वर्ष तक रहा था। इसके अलावा मैंने कल और बताया था, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाइयान आया था विक्रमादित्य के समय में। किसके समय में, विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ध्यान रखना है ना, विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ये चीन से आने वाला पहला चीनी यात्री कह सकता हूं इसको मैं, और इसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है।
बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार नदियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तीस्ता नदी का उद्गम, किस नदी का उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम। ध्यान रखना, तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है। तो मैंने आपको बोला था कि सिक्किम में 2 झीलें, ठीक है ना, सिक्किम में 2 झील है। कौन कौन सी झीलें, एक तो है चोलामो झील जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक है, और एक और झील का नाम है गुरु डोंगमर। कौन सी हो जाएगी, गुरु डोंगमर। तो मैंने एक इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको मेरे वीडियो में, नदियों वाले वीडियो में, झीलों वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ध्यान रखना कि सिक्का किसका चलता है, गुरु और चेले का चलता है। ध्यान रखना, भारत की ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील, वहां से किस नदी का उद्गम होता है, तीस्ता नदी का होता है। किस नदी का उद्गम होता है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और तीस्ता नदी जल विवाद अगर पूछे आपसे तो किसके बीच में है, 2 देशों के बीच में। किस किसके बीच में, एक तो भारत व बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद किस किस के बीच में है, भारत व बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है। चोलामो झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है, और चोलामो झील का से ही क्या होता है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन जाता है, वाणिवास का युद्ध। तो मैंने बोला है कि युद्ध से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे तो उसमें एक युद्ध भी आपको मैं ऐड कर दूंगा, वाणिवास का युद्ध। वाणिवास का युद्ध, तो वाणिवास का युद्ध कब हुआ था भैया, 1760 में हुआ था। ध्यान रखना इस चीज का, 1760 में वाणिवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1760 में वाणिवास का युद्ध हुआ था, और उसमें कर्नाटक, उसमें मैं कह सकता हूं ये किसके बीच में हुआ था, फ्रांसीसी और किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ युद्ध के नाम लिख रहा हूँ आपको, मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ युद्ध के नाम लिख रहा हूँ, ये आपको याद कर लेना। स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1611 में, ठीक है, 1611 में, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है आपसे। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपसे, ठीक है, दूसरा प्रश्न बन सकता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पूछा भी गया है 1757 में। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए बेदरा का युद्ध हो जाएगा 1759 में, किस किस के बीच में, तो ये हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में। चौथा प्रश्न बन सकता है आपसे कौन सा, 1760 में मैं बता चुका हूँ, वाणिवास का युद्ध। कौन सा युद्ध, वाणिवास का युद्ध, किस किस के बीच में हुआ था, वाणिवास का युद्ध 1760 में। मैं बोल ही चुका हूँ आपको, क्या कर्नाटक, ये हुआ था आपका फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। इसके अलावा पांचवा 1761 में होने वाला पानीपत का तीसरा युद्ध, जो किस किस के बीच में हुआ था, वो हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। वाणिवास का युद्ध, सॉरी कौन सा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध है। कौन सा युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध है। इसके अलावा एक और यहाँ पर याद रख सकते हो आप, कौन सा, एक और याद रख सकते हो कौन सा, 1764 में होने वाला बक्सर का युद्ध। तो इतने युद्ध जो है ये यहाँ से प्रश्न, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कई सारे युद्ध मेरा आप युद्ध वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, और बाबर ने जितने युद्ध लड़े हुए हैं, अकबर ने युद्ध लड़े हुए हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती, या कह सकता हूं मैं आपको बाज बहादुर के साथ में हल्दी घाटी, वो सारे युद्ध में आपको बिल्कुल, ठीक है ना, एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वो वीडियो आप मेरा जरूर देखिए, उसकी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। तो पांडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये तो हो जाएगा, आपको मालूम है ये छत्तीसगढ़ का है, और इसमें उल्लेख किसका किया जाता है, महाभारत। ये पांडवानी जो है लोक गायन या लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। इसमें महाभारत से संबंधित कथाओं का वर्णन किया जाता है, महाभारत से संबंधित, किससे, महाभारत से संबंधित। और मैं एक नाम भी बताया था, तीजन बाई, किसका नाम बताया था, तीजन बाई का संबंध किससे है, पांडवानी से। किससे हो जाएगा, पांडवानी से हो जाएगा। एक प्रश्न आया था भीमसेन जोशी, किसका, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो ये हो जाएगा किराना घराना। कौन सा घराना,
किराना घराने से इनका संबंध है। ध्यान रखना, हिंदुस्तानी संगीत का, ठीक है ना, एक कह सकता हूँ भाग किराना जो कह सकता हूँ घराना, उससे संबंधित है। किसका संबंध है? किसका? भीमसेन जोशी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा? द लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है? द लिविंग माउंटेन, ठीक है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक है, डायरेक्ट पूछी जा रही है एग्जाम में करंट की। और जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है उनके नामों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, लगभग आप 4 से 5 वर्षों के याद कर। द लिविंग माउंटेन किसकी है? अमिताभ घोष जी की। किसकी है? अमिताभ घोष, उनकी पुस्तक है। तो होप आज का ये जो जीके का आपको है ना एनालिसिस से एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का 17 अगस्त का, तो आपको ये समझ में आया होगा। ये 1 शिफ्ट का हो गया है। इसके बाद में मैं कुछ और प्रश्न भी आपको बताने वाला हूं, आप उसको देखिए। मैं इसको रफ करने के बाद में तुरंत उसको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, झील से संबंधित प्रश्न आए हैं। झील से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना भैया, झील से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे मैं बताना चाहूंगा क्या प्रश्न है आपका। ठीक है, प्रश्न है अर्थशास्त्र से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, इकोनॉमी से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर से आपके लगभग 3 प्रश्न पूछे गए, 2 से 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। अगले सेक्टर में पूछा गया है सिंधु नदी का उद्गम। क्या है? सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप मेरा एक नदियों वाला वीडियो जरूर देख लेना। आपके एक वीडियो देखने के बाद में नदियों से संबंधित प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। मैं बताना चाहूंगा सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील, कौन सी झील? मानसरोवर झील से क्या हो जाता है? इसका उद्गम हो जाता है, सिंधु नदी का उद्गम हो जाता है। सिंधु नदी जो है, ध्यान रहे इस बात का, इतना सा समझ लो, भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। इसके दाईं ओर से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा मानसरोवर झील और ये नदी निकल के जाती है और ये हो जाएगा आपका कराची, और कराची के पूर्व में जाकर ये किसमें मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। और ये क्या है? मानसरोवर। ये क्या हो जाएगा? मानसरोवर। और ये भारत में कहां से प्रवेश कर जाती है? दमचोक से भारत में प्रवेश कर जाती है। और किससे निकल जाती है? चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। ध्यान रखना, यहीं पर स्थित है एक शहर जिसका नाम है ले। ले किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है ना, यहाँ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा? श्योक। फिर इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करता हूँ तो यहाँ से निकलती है झेलम। झेलम जो है, ठीक है ना, झेलम जो है वो किस में जाके मिल जाती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ये हो जाएगी आपकी चिनाब नदी। ये कौन सी नदी? झेलम नदी। ये कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब के बाद में एक और नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इधर से ही मानसरोवर झील से नदी निकलती है भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करके, और ये नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? ये नदी भी जाकर किससे मिल जाती है? ये नदी भी जाकर मिल जाती है चिनाब से। ये नदी कौन सी है? सतलज। ये नदी कौन सी है? सतलज। और यही भारत में ही रोहतांग दर्रा के व्यासपुर से निकलती है व्यास नदी। ठीक है, ये कौन सी जाएगी? व्यास नदी। तो भैया ध्यान सुनना मेरी बात, ये 5 नदियां मिलकर क्या बनाती है? पंचनद बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? पंचनद बनाती है। झेलम, चिनाब, और ये क्या हो जाएगा? व्यास, रावी, सतलज। ये जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सिंधु जल समझौता किस किस के मध्य है? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उसे क्या कहा जाता है? इंडस वाटर डिस्प्यूट, या फिर मैं कह सकता हूँ सिंधु जल समझौता। ठीक है, इस समझौते के तहत ऊपर की 3 नदियां सिंधु, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका झेलम, और उसके बाद में हो जाएगा चिनाब। इन तीनों नदियों का जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। मतलब 80% जल का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। और बाकी जो बची हुई जो नदियां हैं कौन कौन सी? रावी, व्यास,
और एक और हो जाएगा आपका सतलज। इन नदियों का पानी मतलब 20% जल का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। इस प्रकार का क्या ये विवादित क्या था? ये विवादित एक प्रकार का जल समझौता था जो दो देशों के बीच में हुआ था। तो सिंधु नदी से प्रश्न आया है, आपसे पूछा गया है, इतनी सारी मैंने जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा मेरे नदी से संबंधित एक स्पेशल वीडियो देख सकते हैं उसके लिए, जो आपका 15 से 20 या 25 मिनट या आधे घंटे का हो सकता है, पर मेरी गारंटी उस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आपको मालूम है दुनिया में 5 महासागर है, उसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर प्रश्न प्रशांत महासागर से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया प्रशांत महासागर कितना गहरा है, तो एक डीपेस्ट पॉइंट है इसका, जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, मेरियाना गर्त। ये इंग्लिश में बोलूं तो मेरियाना ट्रेंच, लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा है। ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा होनोलुलु। क्या हो जाएगा? होनोलुलु, जो किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप की। किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका का क्या है? अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका जो बसा हुआ है, अमेरिका के 2 राज्य उसकी मुख्य भूमि से अलग है, एक तो हो जाएगा हवाई द्वीप और दूसरा हो जाएगा अलास्का। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, जो कि एक क्या है? आइलैंड है और प्रशांत महासागर में स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। ठीक है, ध्यान रखना क्या प्रश्न पूछा है? अजातशत्रु किसकी हत्या करके शासक बना था? तो ध्यान रखना भैया, इसने अपनी ही पिता की हत्या की थी, जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। ध्यान रखना, बिंदुसार नहीं करना है। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था। मैं बात कर रहा हूं बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, हर्यक वंश। ध्यान रखना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसी के बेटे अजातशत्रु, या अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। और ध्यान रखना, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, और ध्यान रखना अजातशत्रु की हत्या भी उसका बेटा कौन करता है? उदयन करता है। कौन करता है? उदयन करता है। ध्यान रखना इस चीज का, उदयन करता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अब ध्यान रखना, अपने पिता की हत्या करने के कारण इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? क्योंकि इसमें पिताओं की हत्या करके क्या की जाती है ना, अपने शासन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अपना प्रतिनिधि अपने पिता को ही मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। क्या पूछा गया है? अकबर ने हेमू को किस युद्ध में पराजित किया था? जस्ट मैं बता चुका हूं, इसके पहले वाले आप देख सकते हो। पानीपत के दूसरे युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। किसने हराया था? अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर 13 वर्षीय बालक था। ध्यान रखना, मुगल वंश में सबसे कम उम्र का शासक अकबर था, जिसने क्या किया था? उसका संरक्षक कौन था? बेरम खान। और बेरम खान ने क्या किया था? 1556 में हेमू को पराजित करके आगे कहानी आगे बढ़ाई थी इतिहास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है? ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या है? तो मोस्ट टाइम महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम है महात्मा गांधी जी के गुरु। तो भैया ध्यान रखना, गुरु कौन थे? जी के गोखले, या फिर बोल सकता हूं मैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भैया, नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत की ओर लौट रहे थे, तो सबसे पहले आकर उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ध्यान रखना, एक प्रश्न और बताऊंगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद
रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जो है, ध्यान रखना, वो किसके गुरु है? वो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुओं के गुरु कौन हो जाएंगे? महादेव गोविंद रनाडे, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? 1867 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ये महात्मा गांधी जब भारत आए थे भैया, तो 9 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछा गया है? अलकनंदा व भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा देवप्रयाग बेटा। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूं, आप मेरे नदियों से संबंधित एक वीडियो जरूर देखिए कल की क्लास, और उसमें से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो होता है देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में होता है। ध्यान रखना, भागीरथी और भिलगाना के संगम पर भारत के सबसे ऊंचा बांध माना जाता है कौन सा? टिहरी बांध स्थित है। ध्यान रखना, है ना। अलकनंदा की अगर मैं बात करता हूं तो अलकनंदा भागीरथी का संगम ही क्या है? देवप्रयाग है। अगला प्रश्न क्या है आपका? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बेटा पूछे जा रहे हैं। और एक और प्रश्न पूछा गया है, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या कह सकता हूं मैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा शिव कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? शिव कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? शिव कुमार सिंह। इसके पहले कौन थे? ए के गोयल थे, लेकिन ए के गोयल का जो कार्यकाल वो लगभग खत्म हो चुका है, तो शिव कुमार सिंह को क्या है? कार्यवाहक बनाया गया है, शिव कुमार सिंह। थैंक यू सो मच, इतना आपको इतना आपने समय दिया और इस वीडियो को देखा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपके लिए एक विशेष सूचना मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो द गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और द गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उसके बाद में आपको वहां पर कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप ऑल फाउंडेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी वहां पर है। एसएससी एग्जाम के लिए या फिर वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप द गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं?